नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेटिव्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इंडियन इकोनॉमी के ऊपर 20 बेस्ट एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि 15 दिसंबर से रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है एज़ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो वहाँ पर इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स है जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और स्टेट पीसीएस, सभी में ही क्वेश्चंस इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, और इकोनॉमी एक काफ़ी टफ सब्जेक्ट है तो इनको समझना पड़ेगा और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, तो उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज। इन्फ्लेशन मतलब मूल्य वृद्धि, उसका कॉज क्या है? तो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉल इन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ऑप्शन सी इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, या ऑप्शन डी डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, प्रोडक्शन जब घट जाता है तब, या मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज कर जाता है तब, या मनी सप्लाई इंक्रीज होता है लेकिन प्रोडक्शन गिर जाता है, या मनी सप्लाई गिर जाता है और प्रोडक्शन दोनों ही गिर जाता है। चलिए ट्राई कीजिए। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है और प्रोडक्शन भी गिर जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है, और जैसे कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो चुका है मार्केट में तो लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा होता है, इसलिए इन्फ्लेशन मूल्य वृद्धि हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। अगर मूल्य का वृद्धि बढ़ जाए तो सबसे ज़्यादा इनमें से किसी को लाभ होता है, कौन बेनिफिशियल होता है सबसे ज़्यादा? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेब्टर्स, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट पेंशनर, या ऑप्शन डी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर। जो जिसके पास पैसा है या जो उधार देता है, या गवर्नमेंट के ऊपर पेंशन के ऊपर जो चलता है, या सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर, जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट है उन लोगों का। तो चारों में से किनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर मूल्य वृद्धि हो जाए, इन्फ्लेशन हो जाए? चलिए ट्राई कीजिए। तो सही जवाब है, ट्राई कीजिए, सही जवाब है डेप्टर्स। डेप्टर्स को, जो डेप्टर्स होता है उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है, और अगर सबसे ख़राब अवस्था होता है क्रेडिटर्स को, जो उधार देते हैं उनको। ओके, उनका अवस्था बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफ़र द मोस्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सफ़र द मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्षति किनको होता है, क्षति अगर होता है इन्फ्लेशन मूल्य वृद्धि से, कौन ज़्यादा नुकसान उठाता है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेबिटर्स, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी बिजनेस क्लास, या ऑप्शन डी होल्डर्स ऑफ रियल एस्टेट्स और रियल एसेट्स। ट्राई कीजिए, मैंने तो ऑप्शन आंसर बता दिया था पहले स्लाइड में ही। तो सबसे ख़राब अवस्था हो जाता है ऑप्शन बी क्रेडिटर्स को। ओके, अगर मूल्य वृद्धि बढ़ जाए, जो उधार देता है पैसा, क्रेडिट करता है जो पैसा। चलिए नेक्स्ट, द मिनिमम इन्फ्लेशन इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इन। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म, पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब 1992 में एलपीजी रिफॉर्म आया था। एलपीजी रिफॉर्म मतलब, एलपीजी मतलब लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ओके, एलपीजी रिफॉर्म जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तब थे, और वित्त मंत्री या इकोनॉमिक मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी। ओके, भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो इन दोनों मिलकर एलपीजी रिफॉर्म लाए थे 1992 में, क्योंकि तभी काफ़ी खस्ता हालत था इंडिया का और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने ही वाला था, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगा इंडिया में। तो देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए मनमोहन सिंह और नरसिम्हा जी राव, इन दोनों में मिलकर ओके एलपीजी रिफॉर्म लाए थे 1992 में।
तो उसके बाद सबसे कम मूल्य वृद्धि मिनिमम इन्फ्लेशन कब हुआ था, किस साल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए 2000 से 2001, ऑप्शन बी 2001 से 2002, ऑप्शन सी 2002 से 2003 या ऑप्शन डी 1999 से 2000। ट्राई कीजिए दोस्तों। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 1999 से 2000 साल। इस एक साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा कम गया था, घट गया था आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। इन्फ्लेशन इम्प्लाइज, मूल्य वृद्धि क्या इम्प्लाई करता है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए राइज इन मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई का वृद्धि मार्केट में, राइज इन बजट डेफिसिट, बजट में अगर घाटती हो जाए या डेफिसिट कर जाए, राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स, अगर जनरल प्राइस इंडेक्स का वृद्धि हो जाए, या राइज इन प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, या कंज्यूमर गुड्स जो है, जो डेली कमोडिटीज़, इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ है, उनका मूल्य वृद्धि हो जाए। तो इन्फ्लेशन का इनमें से किन के ऊपर इन्फ्लेशन इम्प्लाई करते हैं? चलिए आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स। जनरल प्राइस इंडेक्स का वृद्धि कर जाना, जनरल प्राइस में ओके साधारण मूल्य का ही वृद्धि कर जाना। और इन्फ्लेशन सबसे अच्छा इन्फ्लेशन है 4 +-4 के साथ +-2, ये एक लिमिट है, मतलब 4 - 2 या से 2 से 4 + 2 6, 2 से 6 तक का इन्फ्लेशन सबसे अच्छा है। उसके अगर ऊपर चल जाए तो भी नुकसान है और नीचे आ जाए तो भी डिफ्लेशन कर जाएगा। ओके, दोनों ही नुकसान है, सबसे बेहतर है 4 या 4 +-2। चलिए नेक्स्ट। व्हिच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू एन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड? इन चारों में से कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लेशनरी को दिखाता है? ओके, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 15% फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स, अगर इंडस्ट्रियल गुड्स इंडस्ट्री अगर प्रोडक्शन 15% घट जाए, 15%, ऑप्शन बी 15% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का दर 15% से बढ़ जाए, ऑप्शन सी 15% इंक्रीज इन पावर सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द मार्केट, अगर मनी सप्लाई 15% से बढ़ जाए, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, या कोई भी नहीं। चलिए ट्राई कीजिए ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स से थोड़ा ट्राई कीजिए एक दो बार। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 15% इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। अगर मार्केट में पैसा आ जाए तभी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर लोगों के पास पैसा आ जाए तो लोगों क्या करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, ओके, नए नए कपड़े खरीदेंगे, तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, रियल एस्टेट का वैल्यू तब बढ़ जाता है। अगर लोगों के पास पैसा आ जाए तो एक घर का 10 लाख का घर 15 या 20 लाख में बिकता है, गाड़ी का बहुत सेल होता है, गाड़ी का मूल्य भी वृद्धि करता है। और अगर डिफ्लेशन हो जाए तो जब इंसान के पास पैसा ही नहीं रहेगा तभी कोई कुछ नहीं खरीदेगा, तो मूल्य अपने आप ही घट जाता है। ओके दोस्तों, इकोनॉमिक्स थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर आपको इसको सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एकदम मैथ्स की तरह है एकदम आंसर कर सकेंगे, सही आंसर कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट। व्हिच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्पोरली? इन्फ्लेशन को टेम्पोरली सामयिक रूप से चेक करने के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है सही आंसर है? तो आपका ऑप्शन से इंक्रीज इन टैक्सेस, ऑप्शन बी डिक्रीज इन टैक्सेस, ऑप्शन सी डिक्रीज इन मनी सप्लाई, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर मैं टैक्स बढ़ा दे गवर्नमेंट, या टैक्स घटा दे, या मनी सप्लाई को कम कर दे, ओके, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए कौन सा उपाय गवर्नमेंट या लोग करते हैं? तो सही जवाब है, पर कॉमन सेंस लगाइए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई कम किया जाए तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा,
अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट का पहला स्टेप ही होता है मनी सप्लाई को कम कर दो थोड़ा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन? इन चारों में से इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन किसके पास नहीं है? ओके, कौन सी वर्ग के लोगों के पास इन्फ्लेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन कुछ नहीं है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेंशनर जो पेंशन पे जीता है गवर्नमेंट के, ऑप्शन बी सैलरीड क्लास जो तनख्वाह पाते हैं, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल वर्कर जो फैक्ट्री में काम करते हैं, या ऑप्शन डी एग्रीकल्चर फार्मर ट्राई कीजिए दोस्तों कि इनके पास इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी एग्रीकल्चर फार्मर। जो किसान होते हैं उसके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ज़मीन होता है और फसल होता है, लेकिन प्रोटेक्शन कोई भी सुविधा नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी आजकल कुछ कर रहा है गवर्नमेंट, फिर भी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए एग्रीकल्चर फार्मर्स के पास, किसानों के पास कुछ भी नहीं होता। तो सही जवाब है ऑप्शन डी एग्रीकल्चरल फार्मर्स। चलिए नेक्स्ट। एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेशन इज? इन्फ्लेशन का एक एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है? इन्फ्लेशन आने वाला है, उसका एक एसेंशियल पार्ट्स क्या या एट्रीब्यूट क्या है? आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए फॉल इन प्रोडक्शन गिर जाना, ऑप्शन बी इंक्रीज इन प्राइस मूल्य वृद्धि करना, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ ब्लैक मार्केट कालाबाजारी खत्म हो जाना, या ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ ब्लैक मार्केट कालाबाजारी का रहना। तो मेन एट्रीब्यूट क्या है इन्फ्लेशन का? ऑप्शन बी, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने से ही हो जाता है, इंक्रीज इन प्राइस। ओके, चलिए नेक्स्ट। द बेस्ट मीन्स ऑफ सेविंग ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन इज टू कीप? इन्फ्लेशन के द्वारा सबसे सेव करने, पैसा बचाने बचत के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है इन चारों में से? जब महंगाई बढ़ जाए तो हम लोग सेव कैसे करें, पैसे को सेविंग्स कैसे करें? तो सबसे अच्छा उपाय इन चारों में से क्या है? आपका ऑप्शन है इक्विटी, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या ऑप्शन डी टाइम डिपॉजिट विद बैंक। इक्विटी खरीदे मतलब शेयर बाजार में, या लिक्विड कैश रखिए, या गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदिए, या टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स में जाकर कुछ टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए। इन चारों में से कौन सा अच्छा उपाय है सेविंग करने के लिए इन्फ्लेशन के दौरान? तो आपका ऑप्शन थोड़ा ट्राई कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी मनी। ओके, सिर्फ मनी, अगर आपके पास लिक्विड मनी है तभी अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लेशन के द्वारा इक्विटी गवर्नमेंट बॉन्ड सबका ही हालत ख़राब हो जाता है, ओके, आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट। द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज? जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ कम जाए, जैसे कि अभी 2020 में महंगाई बहुत बढ़ चुका है, प्याज का दर, कांदा या आलू, ओके, डेली एसेंशियल कमोडिटीज़, चावल, इन सब का मूल्य बहुत वृद्धि हो चुका है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कम चुका है, जीडीपी -23% में चला गया है। तो इस समय को क्या कौन सा नाम दे, टर्म कैसा करे? ऑप्शन ए स्टैग्नेशन, ऑप्शन बी स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन सी टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलिए ट्राई कीजिए एक बार। तो सही जवाब है ऑप्शन बी स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब जब इन्फ्लेशन बहुत हाई हो और इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम कम हो जाए, जब बेरोजगारी बढ़ जाए लेकिन मूल्य वृद्धि हो जाए, तब स्टैगफ्लेशन हो जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज इन द केस ऑफ? स्टैगफ्लेशन कब होता है, किस अवस्था में होता है? नेक्स्ट सवाल है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन को गैलप करके हो जाए, मतलब पार करके इन्फ्लेशन को भी हमारे पीछे निकल कर, गैलप मतलब घोड़े जैसा चले, ओके, घोड़ा गैलप करते हैं, तो इन्फ्लेशन को पार करके घोड़े जैसे स्पीड में पार करके चला जाए, तब स्टैगफ्लेशन होता है। या ऑप्शन बी रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन,
जब मूल्य वृद्धि हो जाए लेकिन काम नहीं रहे और काम चला जाता है, रिसेशन पड़ जाता है, तब ऑप्शन सी एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब ट्रेड का बैलेंस नहीं होता, माने इंपोर्ट और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में जब बहुत एडवर्स बैलेंस हो जाता है। और ऑप्शन डी राइजिंग वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और डेली तनख्वाह जब बढ़ जाता है। ये तो कभी नहीं होगा, तो स्टैग्फ्लेशन कब होता है? ट्राई कीजिए, ऑप्शन बी होगा रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। जब रिसेशन होता है, जैसे कि अभी बहुत इन्फ्लेशन है लेकिन काम एकदम नहीं है, सबके पास जो नौकरी करता था कोविड के दौरान सबको, ज़्यादातर लोगों को निकाला गया है, रिसेशन काफ़ी सबसे हाई है, टॉप मोस्ट हाई है पिछले 10 सालों में, और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। तो अभी क्या क्या चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में? स्टैग्फ्लेशन चल रहा है। सिर्फ इंडियन नहीं, बहुत सारी इकोनॉमी, टॉप क्लास इकोनॉमी जैसे अमेरिका हो या रशिया हो, यूएसए हो। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इन्फ्लेशन कैन बी कॉन्टेन्ड बाय, इन्फ्लेशन को कैसे कॉन्टेन कर सकते हैं, कैसे हम लड़ सकते हैं? आपका ऑप्शन से सरप्लस बजट, बजट को बढ़ा देना लोगों के पास, ओके, बजट को बढ़ाओ। ऑप्शन बी इंक्रीज इन टैक्सेशन, टैक्सेशन को बढ़ाओ, गवर्नमेंट का हाथों में पैसा है तो गवर्नमेंट सबके लिए कुछ कर सके, सबके लिए कोई स्कीम ला सके। ऑप्शन सी रिडक्शन इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर पर अगर कोई रोक लगे, रिडक्शन कर जाए, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भाड़ा या फेयर कमा दे, जैसे ट्रेन का फेयर हो और जितने पब्लिक चीज़ें हैं उनका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन, सबको पब्लिक प्लेस का सब दर कमा दे अगर गवर्नमेंट, और ऑल ऑफ द अबव, और तीनों में सब में ही सभी करें। तो चलिए थोड़ा आंसर कीजिए। तो सही है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब बजट को सरप्लस करना पड़ेगा, टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि सरकार के पास पैसा आए, बजट को सरप्लस करो, बहुत महंगा स्कीम लाओ सबके लिए कॉमन पीपल के लिए भी स्कीम लाओ, और रिडक्शन इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक का एक्सपेंडिचर को कमाओ, ट्रेन का फेयर और रोड टैक्स सबको कमाते हो, इनकम टैक्स को कमाओ थोड़ा, ओके। तो ऐसे ही होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अमंग द फॉलोइंग रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन वी कैन नॉट इंक्लूड, जितना भी रेमेडीज है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो इन चारों में से हम किन को इंक्लूड नहीं कर सकते, समझे? अगर इन्फ्लेशन को कम करना हो तो इन चारों में से हम किन को नहीं ले सकते, ओके, वी कैन नॉट इंक्लूड। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में, एग्जाम से। तो आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए लोअरिंग बैंक रेट, अगर बैंक का रेट कमा दे। ऑप्शन बी रिड्यूसिंग बजटरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट को थोड़ा कम कर दे। ऑप्शन सी बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जितना भी कैपेसिटी है, जितने मैन पावर है या रिसोर्स है या पैसा है, सबको ठीक से यूटिलाइज करना। या ऑप्शन डी एन एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या प्रॉपरली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, एक प्रॉपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, ताकि सरकार ऊपर से पैसा जब भेजे सबके पास जाए। तो इन चारों में से कौन नहीं होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? चलिए थोड़ा ट्राई कीजिए। ऑप्शन ए लोअरिंग बैंक रेट्स, बैंक का रेट्स अगर हम लो कर दे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ओके। मतलब अगर बैंक 1% ब्याज पर अगर लोन देना चाहे तो लोग दौड़ के जाएंगे बैंक से लोन ले लेंगे। अब जब पैसा आ जाएगा लोगों के पास तब ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बैंक अपना ब्याज बढ़ा दे, दर अगर 1% से अगर 10% कर दे तो लोग बैंक से पैसा नहीं लेंगे, तब लोगों के पास पैसा थोड़ा कम रहेगा तो मूल्य वृद्धि भी घट जाएगा, ओके। तो लोअरिंग बैंक रेट, ये ऑप्शन हम कैन नॉट इंक्लूड टू रिमूव ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हम कम करने के लिए ये ऑप्शन नहीं लेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। A very rapid growth in price in which money loses its value is known as, एक very rapid growth in price,
मूल्य के बहुत ही तेजी रफ्तार से वृद्धि को, इन विच मनी लूज इट्स वैल्यू, जब मूल्य अपना वैल्यू खो देता है, मतलब पैसा का वैल्यू, अगर रुपया का वैल्यू अगर कम हो जाए इन रिस्पेक्ट टू डॉलर, अगर हम डॉलर से कंपेयर करें अभी बहुत कम होते जा रहा है, पिछले 10 सालों में बहुत ही कम हुआ है, घटा है, तो इनको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन कहेंगे, या हाइपर इन्फ्लेशन करेंगे, मतलब रुपया का वैल्यू गिरता जा रहा है। ओके, इसको क्या कहा जा सकता है? आपको ऑप्शन से, ऑप्शन ए इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी डिफ्लेशन, ऑप्शन सी डिसइन्फ्लेशन, या ऑप्शन डी हाइपर इन्फ्लेशन। ट्राई कीजिए दोस्तों। इन्फ्लेशन, बैंकिंग, आरबीआई, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू रिजल्ट इन ए सिचुएशन नोन एज, जब इन्फ्लेशन के इफेक्ट जब टैक्स रेवेन्यू के ऊपर आए तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द टैक्स रेवेन्यू इज नोन एज, आपको ऑप्शन से, ऑप्शन ए रिफ्लेशन, ऑप्शन बी फिस्कल ड्रैग, ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन, या ऑप्शन डी डिसइन्फ्लेशन। रिफ्लेशन, फिस्कल ड्रैग, स्टैगफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन से हम क्या कहेंगे अगर इन्फ्लेशन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर हावी हो जाए? तो सही जवाब है ऑप्शन बी फिस्कल ड्रैग, फिस्कल ड्रैग इसको कहेंगे। चलिए नेक्स्ट। ऑफ द वेरियस वे ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर द लिस्ट इन्फ्लेशनरी, जितना भी गवर्नमेंट का फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाते हैं, तो सबसे कम इन्फ्लेशन होने का चांस किस में है? ओके, समझ में आया क्वेश्चंस? इन्फ्लेशन होने का सबसे चांस किस में है? जितना भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है या एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, इन चारों में से क्या है? ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन से टैक्सेशन होगा, फॉरेन एड होगा, डेफिसिट ऑफ फाइनेंसिंग, या पब्लिक बोरोइंग। कहाँ पर सबसे कम इन्फ्लेशन का चांसेस होगा? ट्राई कीजिए दोस्तों। चारों में से ऑप्शन ए टैक्सेशन होगा, टैक्स के ऊपर इन्फ्लेशन होने का संभावना सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। डीवैल्यूएशन मीन्स, डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? डीवैल्यू करना, इसका मतलब क्या है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन है कन्वर्टिंग रूपी इनटू गोल्ड, पैसा को गोल्ड में ट्रांसफ़र करना। बड़े बड़े देशों के पास गोल्ड, जैसे यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है। ओके, पैसे को लोग गोल्ड में कन्वर्ट करके रखते हैं, मतलब पैसे को गोल्ड में तो सोना खरीद के रख देते हैं, क्योंकि गोल्ड का मूल्य काफ़ी वृद्धि होता है, पैसे से ज़्यादा तेज़ी से गोल्ड का मूल्य वृद्धि होता है, तो उसको रिटर्न ज़्यादा अच्छा से मिलता है। इसलिए घर में मम्मी हो या बहन हो या दीदी हो, सबको सोना खरीदने का शौक होता है। ओके, ऑप्शन बी है मेकिंग रूपी DRR इन कंपैरिजन टू सम फॉरेन करेंसी, मतलब रूपी को फॉरेन करेंसी कंपेयर में रूपी का मूल्य को वृद्धि कर देना, रूपी को ज़्यादा तोल देना। जैसे कि अभी $1 से लगभग 75 रुपये आता है, लेकिन अगर $1 से अगर 40 रुपये आ जाए तो हम लोग मनी को DRR कर देंगे। ओके दोस्तों, इसका मतलब मनी DRR होगा, इंडियन रूपी इज बिकमिंग DRR। ऑप्शन सी लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ सम फॉरेन कंट्री, या मनी को या रूपी को घटा देना, मतलब अगर अभी $1 इजिकल टू 75 रुपी है तो उसको $1 इजिकल टू 100 रुपी कर देना, लोअरिंग कर देना, उसको वैल्यू को घटा देना। तो इन तीनों में से क्या डेवल्यूशन का मतलब क्या है? थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, डिवैल्यूशन मतलब क्या है? किसी को मूल्य को घटा देना, मतलब अगर इंडिया का करेंसी का मूल्य अगर घट जाए तो इंडिया का करेंसी डिवैल्यू कर जाएगा, मतलब $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ अभी है, तो अगर $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ हो जाए तो इंडिया का मूल्य डिवैल्यू हो जाता है। ओके, यही आंसर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ सम फॉरेन करेंसी। चलिए नेक्स्ट। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, कौन
या कौन ऑर्गेनाइजेशन या कौन संस्था है, ऐसा कौन सा संस्था है जो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। ऑप्शन बी मनी लेंडर्स, जो मनी देते हैं, जो पैसा देता है, लोन। ऑप्शन सी गवर्नमेंट पॉलिसी या कोई सरकारी पॉलिसी हो, या ऑप्शन डी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट कोई बिजनेसमैन हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। ओके दोस्तों, और फिस्कल पॉलिसी अगर मैं पूछूं फिस्कल पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, तो फिस्कल पॉलिसी इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस देश का सरकार फिस्कल पॉलिसी को सपोर्ट रेगुलेट करता है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, वो है 25वां गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन ऑफ 1934। ओके, हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट, और आज का आखिरी सवाल, 1 रुपी करेंसी नोट बेयर द सिग्नेचर ऑफ। हम लोग जानते हैं कि सब जितने भी नोट है, 100 का, 5 का, 10 का, 2000 का, 500 का, 1000 का तो नहीं रहा, तो इसमें साइन सिग्नेचर किसका रहता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का गवर्नर मतलब शक्तिकांत दास का अभी रहेगा, या पहले गवर्नर का जब छपा था तब का गवर्नर में। लेकिन 1 रुपी करेंसी जो नोट है, जो 1 रुपया का जो करेंसी है, उनके ऊपर किनका सिग्नेचर या हस्ताक्षर रहता है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, या ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का वित्त मंत्री, या ऑप्शन डी फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के वित्त सचिव। इन चारों में से किनका सिग्नेचर 1 रुपया का नोट पर रहता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बार बार आता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सिग्नेचर रहता है करेंसी नोट पर, 1 रुपये करेंसी नोट का। उसके बाद जितने भी नोट है, 5 रुपये का, 10 रुपये का, ओके, 20 रुपये का, सबका गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इतना ही। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। हम लोग रोज़ 1 से 2 वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और अपना सब कुछ झोंक दीजिए, 100% दीजिए, क्योंकि सामने 2 बड़े बड़े एग्ज़ाम है। रेलवे का एनटीपीसी, और एनटीपीसी एक बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत ही अच्छा सैलरी है, और रेलवे एक अच्छा संस्था है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने की संभावना है, लेकिन फिर भी नहीं होगा, तो घबराइए मत। और ग्रुप डी भी अच्छा पोस्ट है। ओके, तो हम लोग रोज़ वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग हम लोग के साथ एक साथ अपना प्रैक्टिस करते रहिए, एक साथ तैयारी करते रहिए, हम लोग आपके साथ है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ लाइक आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को कहिए हमसे जुड़ने को, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, और ताकि आगे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।